हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय भूगोल के चैप्टर के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार कि भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको दर्रे, भारत के अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, ग्लेशियर्स हैं और नदियों के आधार पर भौतिक जो विभाजन हुआ है हमारे भारत का, उस सब को मैंने इससे पिछली वीडियोस में बताया। आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो आप लोग इससे पहले की वीडियोस में जाके भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ लीजिए। और आज हम इस वीडियोस के अंदर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस भारतीय मैप के अंतर्गत जो हमारा भारत का मध्य क्षेत्र होता है, मध्य भाग का क्षेत्र है, वो क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र और आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र, आपका तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जो क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो आपको देखने को मिलते हैं, ये सब हमारे मिलकर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये आप लोग इस मैप को एक बार बना लेना और भारत के नक्शे को सामने रखेंगे और इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि ये आपके प्रायद्वीपीय पठार हैं। जिसके अंदर देखिए विंध्याचल पर्वत, मालाबार का पठार, ये जो क्षेत्र आपका मालाबार का पठार है। ठीक है, इसके बाद सतपुरा पहाड़ियाँ, ये सब आपके पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए नीचे दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो नीलगिरी पर्वत, पूर्वी घाटी पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत, ये सब आपका सब मिलकर क्या करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे ये देखते हैं, यह देश का सर्वाधिक प्राचीन और भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे पुराना अगर हम देखा जाए तो भारत का जो उत्तर का भाग है उसे हम नवीनतम भाग कहते हैं। जैसे जिसमें हिमालय की जो श्रेणियां हैं सारी, वो नवीनतम वलित पर्वत माना जाता है। लेकिन जो भारत का मध्य से लेकर दक्षिणी भाग जो है वह आपका एक प्रकार से प्राचीनतम भाग माना जाता है, बहुत ही कठोर भाग माना जाता है। ठीक है, जो लगभग त्रिभुजाकार आकृति का है। जैसे आप देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार आकृति, इस तरीके से ये जो बीच का त्रिभुजाकार आकृति का जो क्षेत्र है भारत का, वो क्या है, पूर्णतः पठारी क्षेत्र है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी, इसके उत्तर में नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए उत्तर में ये आपका जो इसका उत्तर का जो क्षेत्र होता है ये पठारी क्षेत्र का, ये नर्मदा नदी यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो आपका विंध्याचल पर्वत, मालाबार का पठार, ये सब आपका देखने को आपको उत्तर के क्षेत्रों में, इसके पठारी क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है। तथा दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण के अंदर जब देखेंगे हम तो कन्याकुमारी जो है इसका दक्षिणतम छोर माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार का। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस क्षेत्र में बहने वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि नदियां पश्चिम से पूरब की ओर गिरती हैं। अपवाद स्वरूप नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर ये दोनों नदियां क्या करती हैं, पश्चिम से रिफ्ट घाटी की ओर बहती हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है और उत्तर पूर्वी को प्रवाहित हुआ है। यह हिमालय से बहुत ही प्राचीन है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां हैं और उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां हैं
और मेघालय का शिलांग पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है जिसमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसको आप पीछे जो मैंने अभी आपको भारत का नक्शा दिखाया उसके अंदर पठारी प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र जो इंगित किया उसके अंदर सब है, उसको आप देखकर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अरावली श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं कि अरावली श्रृंखला जो हमारी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कितना है, क्या है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली श्रृंखलाएं हैं। अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली तक विस्तृत है। लगभग 800 किलोमीटर तक अरावली की अधिकतम लंबाई राजस्थान में है। अगर हम देखा जाता है कि अरावली की जो अधिकतम जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर देखी जाती है, तो वह लंबाई सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर देखी जाती है और यह गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। अरावली का सर्वोच्च शिखर राजस्थान के माउंट आबू के पास है जिसका नाम गुरु शिखर है। यह भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर। माउंट आबू है राजस्थान के अंदर, उसके पास ही गुरु शिखर नाम की पहाड़ी है जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला मानी जाती है। यहाँ जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे विशालतम प्राचीन पर्वत है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अरावली पर्वत जो है हमारा विश्व का सबसे विशाल प्राचीनतम पर्वत है। और यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, एक तो सबसे विशाल और प्राचीनतम पर्वत है, दूसरा क्या है, यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। राजस्थान के अंदर ही माउंट आबू के पास गुरु शिखर पर दिलवाड़ा मंदिर है और गुरु शिखर पर्वत श्रेणियां कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू के पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के अंदर इस अरावली श्रृंखला से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पर्वत की श्रृंखलाओं के अंतर्गत आते हैं आपका मालाबार का पठार। मालाबार का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम मालाबार तट के बारे में देखते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतों के बीच में मालाबार पठार है। इसका ढाल उत्तर की ओर है। मालवा पठार का निर्माण बेसाल्ट ज्वालामुखी से हुआ है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से चंबल, काली, सिंध व बेतवा नदियाँ निकलकर गंगा में मिल जाती हैं। यहाँ अवनालिका, नाली, खड्डा, अपर्दन का उदाहरण मिलता है। ठीक है साथियों, तो मालाबार जो तट है वह आपका वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। इनके बारे में परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। यहाँ से चंबल, काली, सिंध व बेतवा नदियाँ निकलकर गंगा में जाकर मिलती हैं, गंगा की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो यह आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो टॉपिक्स हैं और फैक्ट हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं साथियों, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, स्वर्ण नदी कहाँ से निकलती है। तो ये क्या है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो आपका क्या है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये सारा छोटा नागपुर का पठार जो है विस्तृत है। इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ जर्मनी के रूर प्रदेश के समान है। अब इसे रूर प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि कच्चे लोहे और कोयले के उत्पादन के अलावा यहाँ इस्पात की भी भारी मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ पर स्थित रानीगंज भारत का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि कोयले का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जहाँ से बहुत ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, रानीगंज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक टाटा का प्लांट है
जो जमशेदपुर में स्थित है, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं साथियों, जो परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो यहीं से प्रश्न बहुत, और छोटा नागपुर के पठार से किसी भी कंपटीशन के अंदर अगर वो ज्योग्राफी का पार्ट आ रहा है वहाँ से, तो उसमें प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आप लोग ये छोटे छोटे फैक्ट को याद रखेंगे और इसे नोट डाउन करते रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। टिस्को के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्थित रांची का पठार लाख का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहां समप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वह कहाँ है? ठीक है, उत्तर पूर्व में है, छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में है और मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो साथियों आगे हम देखते हैं। आगे इसी में आपका शिलांग या मेघालय का पठार। शिलांग और मेघालय के पठार में देखते हैं क्या है। शिलांग पठार हिमालय के नजदीक है। शिलांग पहाड़ियों के अंतर्गत 5 पहाड़ियां शामिल हैं: गारो, खासी, जयंती, निकिर और रंगमा। देखो ये जो 3 पहाड़ियां हैं ये तो मेघालय के अंदर है। गारो, खासी, जयंती ये मेघालय के अंदर पहाड़ियां आती हैं, और निकिर, रंगमा ये असम के अंतर्गत ये पहाड़ियां आती हैं। तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है नौकरेक है। नौकरेक है जो गारो पहाड़ी के अंतर्गत आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है शिलांग मेघालय पठार में। तो नौकरेक है और जो गारो पहाड़ी के अंतर्गत आती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विंध्य क्षेत्र, विंध्य श्रेणी पर्वत। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसे भंडार और कैमूर पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। ठीक है साथियों, विंध्य श्रेणी पर्वत के अंतर्गत सिर्फ इतना ही है। इसके बाद आता है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां क्या हैं? आपकी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है: राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़ चोटी वो कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? आपकी अमरकंटक है। पश्चिमी हिल स्टेशन धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है, मध्य प्रदेश में है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है साथियों, इस तरीके से देखते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार क्षेत्र यहां से यहां तक। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। यह लावा चट्टानें होती हैं। यहां पर कुछ पहाड़ियों के नाम हैं जो आपके महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ी महाराष्ट्र, बालाघाट पहाड़ी महाराष्ट्र, अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र, गविलगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र। इसके अंतर्गत दंडकारण्य पठार भी है। इसके अंतर्गत बस्तर का पठार भी आता है जो टीन के भंडारण के लिए प्रमुख है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर का पठार, जहां टीन का भंडारण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का क्षेत्र मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसे धान की खेती के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को हम
धान का कटोरा भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। इसके बाद आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में केमके मौलिन तक पाया जाता है। इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक है। यह हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। यह सही मायने के पर्वत न होकर पश्चिमी घाट के पठार के भ्रंश कगार हैं। इस क्षेत्र के उत्तरी में सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, महाराष्ट्र, कलसुबाई जो है वो महाराष्ट्र में है। इसके अंतर्गत निम्न चोटियां भी आती हैं, जैसे महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में, ब्रह्मागिरी चोटी कर्नाटक, यहीं पर कुद्रेमुख चोटी भी है। पश्चिमी घाट पर ही एक पर्वतीय गांठ पाई जाती है जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पर ही क्या होता है? एक गांठ नुमा पर्वत श्रेणी है जिसे हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोडाबेटा है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही है। केरल का सदाबहार वन साइलेंट वैली नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत ही आता है। यह घने जंगलों के लिए जाना जाता है। पश्चिम घाट के दक्षिण में अन्नामुदई पर्वतीय गांठ पाई जाती है। इसी में अन्नामलाई पहाड़ी भी पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। यहीं पर पालनी इलायची पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे निम्न दर्रे भी पाए जाते हैं जिससे रास्ते का निर्माण होता है। मैंने पहले भी आपको अभी दर्रा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि जो दर्रे होते हैं, क्या होते हैं दर्रे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले रास्ते होते हैं। जो रास्तों द्वारा रास्ते बने होते हैं उन्हीं को दर्रे कहते हैं। जो जोड़ते हैं एक दूसरे के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए जो रास्ते होते हैं उन्हें हम दर्रे कहते हैं। तो इसी में थालघाट दर्रा महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से नागपुर का रास्ता जोड़ता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे। पालघाट दर्रा केरल से तमिलनाडु। एंड सेनकोट्टा दर्रा केरल, तिरुवनंतपुरम से मदुरई। इसके बाद हम देखते हैं आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पूर्वी घाट पर्वत छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है और अलग अलग राज्यों में इनका नाम भी अलग अलग है। जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ी, बेलिकोंडा पहाड़ी। तमिलनाडु के अंदर इन पहाड़ियों को कहा जाता है, तमिलनाडु के अंदर जावदी पहाड़ी, सेवाराय पहाड़ी, पंचामलाई पहाड़ी। यहाँ चंदन और सागौन के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा महेंद्रगिरी, जावली, शिवराय पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। इसी में एक नोट देख लीजिए, सतपुड़ा श्रृंखला मध्य भारत के पठार में पड़ता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। विंध्यायन श्रृंखला भी मध्य भारत के पठार में आता है। तो साथियों, ये हमारा पठार के बारे में, जो प्रायद्वीपीय पठार थे उसके बारे में विस्तृत विवरण था और इससे ज़्यादा परीक्षाओं में मेरे समझ से नहीं आ सकता है। मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जितने भी प्रश्न से रिलेटेड, जितने भी परीक्षाओं से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते थे इसके अंदर समाहित किया है और इससे ज़्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जो इससे ज़्यादा आपको
कहीं और किताब देखनी पड़े कि आपको कहीं और से मिले। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद।